हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोहम्मद सोहिल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत थी, सिचुएशन थी, वो इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी और हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी दिखती थी उससे पहले। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया पॉजिस्ट लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इंडिया की डेवलपमेंट थी आज़ादी से पहले, वो लो लेवल पर हो रही थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, मतलब स्थिर हो गई थी एक जगह कॉलोनियल रूल में, जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे हमारी इंडिया पर। सो जो कॉलोनियल रूल होता है वो मेनली क्या होता है, ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम है दो कंट्रीज के बीच में होता है, जिसमें कि एक तो उसकी कॉलोनी बन जाती है वन कंट्री, एंड जो अनदर कंट्री है वो उस कंट्री पर रूल करती है और उसकी पॉलिसीज हर चीज़ डिटरमाइन करती है उस वाली कंट्री की, इकोनॉमिकली उस पर रूल करती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज अंडर विच वन कंट्री इज द कॉलोनी एंड द रूलिंग कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनी। अब हम देखें, इन इंडिया द कॉलोनियल रूल स्टेज फॉर अराउंड 200 ईयर्स। जो कॉलोनियल रूल था वो कब तक ठहरा था इंडिया के अंदर? 200 साल तक ठहरा था, 1757 से लेके 1947 तक, जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट कर दिया था पूरी इंडिया की कंट्री को, उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। एंड जो नेक्स्ट है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। जो इंडियन इकोनॉमी थी बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसी दिखती थी हमारी इकोनॉमी। सो फर्स्ट है एग्रीरियन इकोनॉमी, मतलब कि इंडिया के अंदर खेती बाड़ी होती थी, किसान लोग ही ज़्यादा थे, एंड एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर था वो मेन सोर्स था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, और लोगों के जीने के लिए वो मेन सोर्स था लिवलीहुड के लिए। अराउंड 85% इकोनॉमी ड्राइव्ड देयर लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो 85% हमारी इकोनॉमी थी, वो जो लोग हमारे जीते थे जीवन अपना, वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही अपना जीवन जीते थे। एंड जो सेकंड है वो है प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। जो हमारी इंडिया थी, इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया अपने ऊपर इंडिपेंडेंट थी एंड सेल्फ रिलायंट थी और प्रॉस्पेरस थी। थर्ड है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट हाथों से बनाई हुई चीज़ों की इंडस्ट्रीज थी, वो हर जगह मानी जाती थी, जानी जाती थी। इंडिया वॉज द फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट industries in the fields of cotton and silk textiles, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स वर्क। इंडिया बड़ी फेमस थी अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, अलग अलग फील्ड में, जैसे कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल वगैरह, और अपने वर्क के लिए ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थी इंडिया। एंड जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका क्या हाल था इंडिपेंडेंस से पहले? सो जो मेन रीजंस थे फॉर स्टैग्नेशन के ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ही जगह पर बिल्कुल स्थिर हो गया था, रुक गया था। फर्स्ट वन है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो सबसे मेन रीजन था कि स्टैग्नेशन हो गया था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था जो भी कॉलोनियल ब्रिटिशर्स थे उन्होंने। इस सिस्टम के अंदर क्या होता था, जो भी प्रॉफिट्स मिलता था एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसका कुछ हिस्सा जमींदार्स को दिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ लगान। लगान की फॉर्म में जमींदार्स को दिया जाता था। द जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ना तो गवर्नमेंट ने कोई काम किया, ना जो जमींदार्स थे उन्होंने कुछ भी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया। एंड जो सेकंड रीज़न था वो था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्या होता है, ये एक इस तरीके से होता है कि हम सेल के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सेल्फ कंजप्शन से ज़्यादा, हम सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं कोई भी क्रॉप्स। इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल रादर देन सेल्फ कंजप्शन।
एंड फार्मर्स वर गिविंग हायर प्राइजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जब वो प्रोड्यूस करते थे फूड क्रॉप्स के अलावा, तो उनको हायर प्राइस देती थी गवर्नमेंट, जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो, सो दैट दे कुड देम यूज देम एज रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो वो जो भी उसको यूज कर सके, जो भी रॉ मटेरियल है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में ले जाकर। हाई लेवल ऑफ प्राइजेस फोर्स टू फार्मर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स रादर देन फूड क्रॉप्स। जो उनको अच्छा खासा पैसा मिलता था फार्मर्स को प्रोड्यूस करने के लिए कैश क्रॉप्स, तो वो फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं करते थे, कैश क्रॉप्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। एंड थर्ड रीज़न है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी थी उसका बहुत ही लो लेवल पर वो हो रही थी, और उसके प्रोडक्टिविटी के लो लेवल पर होने के कई रीजंस थे, जैसे कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, डिपेंडेंस ऑन रेन, नो मीन्स और इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, कम से कम फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहा था, एंड हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कि पता नहीं था कि कब रेनफॉल होगी कब नहीं होगी, जिससे कि अनसर्टेनिटी रहती थी। अगर रेनफॉल हो जाती थी तो उससे आउटपुट अच्छा आता था, और रेनफॉल नहीं होती थी तो उसका रिजल्ट ये होता था कि लो लेवल आउटपुट हो जाता था। और एडवर्स अफेक्ट ऑफ पार्टीशन का भी बहुत अफेक्ट पड़ा। India's agriculture production received a further setback due to the country's partition at the time of independence। मतलब कि जो a sizable portion of the undivided country's highly irrigated and fertilized land went to Pakistan। जो highly irrigated और fertilized land थी जिसके अंदर अच्छा खासा हम खेती बाड़ी कर सकते थे, वो पाकिस्तान के पास पहुंच गया था, उससे भी अफेक्ट पड़ा था पार्टीशन से। एंड जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके अंदर क्या कर दिया गया था कि डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स कर दिया गया था, डिक्लाइन कर दिया गया था हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज को ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बना दी गई। इस पॉलिसी के अंदर अलाउ कर दिया गया कि हम फ्रीली एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल को इंडिया टू ब्रिटेन, एंड फ्रीली इम्पोर्ट करेंगे ब्रिटेन मेड्स गुड्स को, फिनिश गुड्स को ब्रिटेन टू इंडिया। एंड हैंडीक्राफ्ट्स वर डिस्करेज्ड बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स, और जो हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट्स थे बाहर जाने पर हैवी ड्यूटीज लगा दी, जिससे कि ये डिस्करेज हो गया और ये बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पाए। एंड इट लीड टू डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट्स में भी डिक्लाइन हो गया हैंडीक्राफ्ट्स का, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हो गया डिक्लाइन। एंड सेकंड है वो है लो प्राइस मशीन मेड गुड्स, मतलब कि जो मशीन मेड गुड्स बनकर आ रहे थे ब्रिटेन से वो बहुत ही लो प्राइस के हो रहे थे, जो कि कंपटीशन दे रहे थे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स को, जो कि कंपैरेटिवली उससे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टलियर थे। एंड कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटेन मेड गुड्स डिक्लाइन द डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया, और डिमांड को डिक्लाइन कर दे रहे थे जो मशीन मेड गुड्स थे ब्रिटेन से जो आ रहे थे। Changes in tastes and preferences due to impact of British culture, tastes and preferences of people were shifting in favor of British products। जो भी लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस थे वो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की तरफ फेवर हो रहे थे, जिससे कि इंडियन मेड गुड्स का फॉल होने लगा एंड हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होने लगा। एंड फॉल इन इनकरेजमेंट टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो सपोर्ट करे जाते थे पहले एम्परर्स, प्रिंसेस, नवाब्स के द्वारा, जब ब्रिटिशर्स आए नहीं थे इंडिया में। सो उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस लूज कर दिया तो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज भी लूज हो गई। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत ही कम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करें इन इंडिया, बिकॉज द ब्रिटिशर्स वांटेड इंडियंस टू डिपेंड ऑन ब्रिटेन फॉर कैपिटल गुड्स। ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड रहे इंडियंस के उनके कैपिटल गुड्स पर। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज विच कुड प्रोड्यूस मशीन टूल्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज जो कि मशीन टूल्स वगैरह बनाती हैं वो रिक्वायर होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए।
लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो बहुत ही कम था, वेरी स्मॉल लेवल पर था। और ये इसलिए था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से उसे डिजायर्ड रेट पर प्रोग्रेस करना चाहिए। एंड लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर का एरिया ऑफ ऑपरेशंस जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेडली रखा गया था। द पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड टू द रेलवेज में ही रखा गया, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग ओनली। जो पब्लिक सेक्टर का रोल है वो रेलवेज और इन सब में ही रखा गया था, विच वॉज नॉट एडुकेट, जितना कि काफ़ी नहीं था, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल देना चाहिए था, इसीलिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका डिक्लाइन होता गया। सो बेसिकली ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। इसको हम पार्ट 2 के अंदर पूरा फिनिश कर लेंगे। सो आई होप आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।